नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र, आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा पर द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के सभी स्तरों पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यरत सभी स्वर्ग के कार्मिकों की क्षमता निर्माण एवं संवेदनशीलता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने भी संस्थाओं का नियमित अग्नि सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता पर बल दिया और आपदाओं को घटित होने से पहले ही रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। आपदा एवं अग्नि तैयारी के प्रति संवेदनशीलता की कमी से आत्मसंतुष्टि पैदा होती है और आत्मसंतुष्टि से लापरवाही बढ़ती है, जो आग की चिंगारी साबित होती है। The Member National Disaster Management Authority, Madam Changson, the Additional Secretary, Department of Health and Family Welfare, Dr. Sunita Sharma, Director General of Health Services, distinguished guests, my partners who are participating in this program, friends from the electronic media and print media, ladies and gentlemen. सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग को दूसरी सेकंड नेशनल वर्कशॉप फॉर द हेल्थ सेक्टर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस एंड फायर सेफ्टी ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज को जो इन्होंने आयोजित किया है, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस वर्कशॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द सेक्रेटरी एंड हर टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से इसमें अपने इनपुट्स देकर इस वर्कशॉप को कंटेंट से एक तरीके से इसको कंटेंट के दृष्टि से सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवादी हूं। ये जो नेशनल वर्कशॉप है, ये स्टेट्स और यूटीज के कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को जहाँ मैं संबोधित कर रहा हूँ वहीं मुझे बताया गया कि दूसरे हॉल में लोग स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो भी सम्मिलित हुए हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने आप को जोड़ा है और इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। जैसे कि बता रहे हैं कि ये सेकंड वर्कशॉप है, ये सेकंड वर्कशॉप अपने आप में बताता है कि स्वास्थ्य विभाग भी किस तरीके से धीरे धीरे डिजास्टर के प्रति अपने आप को प्रिपेयर्डनेस की तरफ आगे बढ़ा रहा है। पहले हम सर्कुलर निकाल दिया करते थे, गर्मी आती थी तो उससे पहले हम एक बार थोड़ा ऑडिट कर लेते थे, पर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि इससे कहीं और आगे बढ़ने की जरूरत है और हमको इससे और ज्यादा गहराई में जाकर के अपने हेल्थ वर्कर्स, अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, अपने हेल्थ के साथ जुड़े हुए लोगों को और सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और इसीलिए ये वर्कशॉप इस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रयास किया गया। हमारी कोशिश है कि हेल्थ फैसिलिटीज रेजिलिएंट भी हों और रेजिस्टेंट भी हों, और इसलिए ये बहुत ही आवश्यक बन जाता है कि हम ऐसे समय समय पर इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, हेल्थ प्रिपेयर्डनेस के तहत इस कार्यक्रम को लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज अनइंटरप्टेड हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो और हम क्वालिटी हेल्थ केयर दे सकें। और ये तीनों बातें तब हो संभव है जब हम प्रिवेंटिव पार्ट पर अत्यधिक ध्यान दें, क्योंकि क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज के लिए तो हमारी कंटिन्यूअस रेगुलर ट्रेनिंग चलती ही है। हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तो काम करते ही हैं, हम अनइंटरप्टेड काम तो करते ही हैं, 24/7/365 काम करते हैं, लेकिन इसके बीच में कोई तकलीफ ना आए
और जो अनसीन अनफोरसीन सिचुएशंस आती हैं उसके प्रति हम सजग रहें और उसको हम मिटिगेट कर सकें, उसको हम एड्रेस कर सकें। इस बात के लिए ये जो वर्कशॉप रखी गई है वो हम उसके लिए बधाई भी देते हैं और इसको सेंसिटाइज करने के लिए आप जो आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए आप सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। तो ये सिर्फ कोई हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए नहीं कर रहा है, ये पूरी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए कर रहा है। फिर चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, नर्सिंग होम्स हों, पॉलीक्लिनिक्स हों, मैटरनिटी सेंटर्स हों और हमारी प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज हों। हमारा ये ट्रेनिंग का और एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें हॉस्पिटल्स के साथ साथ नर्सिंग होम्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पॉलीक्लिनिक्स, हमारे मैटरनिटी सेंटर्स, हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हमारे बहुत से प्रिवेंटिव फैसिलिटीज जो हैं उन सबको हम कवर कर सकें, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इन 2 दिनों में आप इन सब चीजों को बहुत बारीकी से आगे बढ़ाएंगे। हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सबसे पहले तो हम हाई लोड इक्विपमेंट्स के साथ काम करते हैं। दूसरी बात, हमारे पास इन्फ्लेमेबल मटेरियल भी बहुत होता है। ऑक्सीजन जहां जानलेवा जान देने के लिए होता है, जान को बचाने के लिए होता है, वहीं वह इन्फ्लेमेबल भी होता है। उसी तरीके से अन्य गैसेस भी होते हैं। हमारे इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हैंड सैनिटाइजर प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो हमको इन सब चीजों के प्रति सेंसिटिविटी के साथ, और इसके सब प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम डिजास्टर को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। हमारी स्थिति तो ऐसी बन सकती है कि हम डिजास्टर होने की कभी स्थिति न लाएं। प्रिवेंटेबल्स, डूज एंड डोंट्स इतने स्ट्रांग हैं, लेकिन हमारी सेंसिटिविटी होनी चाहिए और हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और अगर हमारी ट्रेनिंग होती है तो हम इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, इन सब चीजों को इससे हम बच सकते हैं। इसलिए, और जैसा कि मैडम सेक्रेटरी ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल्स में प्रेग्नेंट वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स पर बेड पर लेटे हुए हमारे पेशेंट्स हैं। तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन आवर शोल्डर्स, and it is not only on the shoulder of the director of the institution, it is not only on the shoulder of the medical superintendent of the hospital, or not only to the caretaker of a nursing home. It is on the shoulders of the grassroots level workers also and the paramedics also. Everybody has to be sensitized. और इसके लिए dissemination of information, training, और ट्रेनिंग को की माइन्यूट डिटेल्स, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सारी चीजें, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल टू मिटिगेट और टू फाइट और टू एड्रेस द इश्यूज सिर्फ थ्योरी से नहीं आता। यू हैव टू हैव द प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो। और इसलिए मैं चाहूंगा कि ये वर्कशॉप नेशनल लेवल पर ही न रुके। द स्टेट्स, द यूटीज शुड अंडरटेक, and they should not only involve the government hospitals, along with government hospitals, all private hospitals, all private nursing homes, सबके साथ उसको उसको शेयर करना, उनको वर्कशॉप का पार्ट एंड पार्सल बनाना और उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में आगे बढ़ाना, ये हमारी आवश्यकता होगी। इस दृष्टि से हमको काम करना पड़ेगा। हम यहाँ एक बात और भी निवेदन करना चाहेंगे, जिसको प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हमारा रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स होना चाहिए। मैं शुरू में जब 1998 में पहली बार हेल्थ मिनिस्टर बना और जब मैंने इंस्टीट्यूशंस को विजिट करना शुरू किया तो मैं घबरा गया। मैं घबरा इसलिए गया क्योंकि उस समय जब मैंने देखा कि सेंसिटिविटी लेवल कितनी पुअर है। अब मैं यहाँ ओपनली नहीं बता सकता कि क्या क्या चीजें मैंने देखी,
लेकिन निश्चित रूप से उस समय से लेकर आज तक हम लोगों ने एक लंबी यात्रा की है. वी हैव गॉन अ लॉन्ग वे, बट स्टिल वी हैव टू गो फर्दर. और इसलिए हम सब लोगों को इन सारी बातों में एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेंसिटिविटी शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेंसिटिविटी नहीं होती है तो कॉम्प्लेसेंसी आती है. कॉम्प्लेसेंसी आती है तो एक तरीके से केयरलेसनेस आती है, और केयरलेसनेस फायर का स्पार्क है, और स्पार्क अपने आप में डिजास्ट्रस होता है. इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड वेरी वेरी क्लियर दैट हमारी सेंसिटिविटी इन बातों पर कितनी रहनी चाहिए. दिन रात हम मेहनत करते हैं, दिन रात हम पेशेंट्स की केयर करते हैं, लेकिन ये साइड हमारा फोकस में रहे. ये वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है? टू ब्रिंग दिस इनटू द फोकस. हम सब लोग इतने इन्वॉल्व हैं 24/7 इन द पेशेंट केयर, लेकिन पेशेंट केयर का ये एक बहुत बड़ा आयाम है. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया विच हैज टू बी एड्रेस्ड, और इसलिए सेफ्टी ऑडिट्स रेगुलरली होते रहना चाहिए और उसको हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. मैं स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए भी बधाई दूंगा कि उन्होंने सारे देश में 31 अप्रैल से 25 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक मनाया है, और फायर सेफ्टी वीक में इन सारी चीज़ों की चिंता की गई है, और आगे इस वर्कशॉप के माध्यम से इसका अनफोल्डमेंट हो रहा है. हम चाहेंगे कि स्टेट्स, जैसा मैंने पहले कहा, कि स्टेट्स भी अपने प्रोग्राम में इसको मई महीने के अंदर ही नीचे डिसेमिनेट करें और अपने अपने स्टेट के वर्कशॉप्स करें, अवेयरनेस लाएं, प्रिपेयर्डनेस की तैयारी करें, कंप्लायंस ऑफ द सेफ्टी नॉर्म्स इसको पूरा करें. इसकी आवश्यकता होगी ऐसा मुझे लगता है. और स्टेट्स अपने तरफ से कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फायर सेफ्टी वीक्स मनाएं और फायर सेफ्टी की दृष्टि से उनकी ड्रिल्स कराएं, उनके मॉक ड्रिल्स कराएं, उनकी ट्रेनिंग कराएं. इसकी जरूरत होगी. मुझे इस बात की भी खुशी है कि फायर सेफ्टी वीक में स्टेट्स ने और यूनियन टेरिटरीज ने बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा किया है. इसके लिए आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द स्टेट्स ऑल्सो एंड द यूनियन टेरिटरीज हु हैव डन अ वेरी गुड जॉब, एंड दे आर गोइंग टू बी फैसिलिटेटेड टुडे, आई एम टोल्ड. तो उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं. लेकिन जिन लोगों को पुरस्कृत होंगे उनको भी बधाई, लेकिन जो पुरस्कृत नहीं होंगे उनको भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप भी अपने आप को सक्षम बनाइए और पूरी ताकत के साथ इस काम को आगे बढ़ाइए. ऐसा मैं चाहूंगा कि हम इसको ऑडिट्स को हम 100% कंप्लायंसेस को हम आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा. एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जो हमारा गवर्नमेंट का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है IGOT, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं जो प्रिवेंशन के बारे में, प्रिपेयर्डनेस के बारे में और रिस्क को मिटिगेट करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है. मैं चाहूँगा कि हमारे हर हेल्थ वर्कर, हर हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति इसका उपयोग करें, इन मॉडल्स का. और इस ट्रेनिंग में जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें प्लान फॉर पेशेंट इवैक्यूएशन से लेकर के मॉक ड्रिल के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ों को की ट्रेनिंग हम IGOT से ले सकते हैं, तो उसका भी हमको सदुपयोग करना चाहिए. और स्वास्थ्य विभाग को इसको मॉनिटर करना चाहिए कि कितने हेल्थ वर्कर्स ने IGOT की ट्रेनिंग ले ली है, और उसको भी डिजिटाइजेशन करके हमको एटलीस्ट एवरी हेल्थ वर्कर एक को इसकी ट्रेनिंग IGOT पर जो मिलती है उसको हमको पूरा करना चाहिए, सो दैट वी आर फुल्ली ट्रेन्ड, फुल्ली ट्यून्ड विथ इट. क्योंकि एक अकेले से कुछ नहीं होता, सभी लोग एक साथ इस पर फोकस करेंगे तो इसका लाभ मिल सकता है. और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम बदलाव ला सकते हैं, बदलाव लाया जा सकता है. हम 100% इसको एड्रेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम टाइमली एक्ट करें. और टाइमली एक्ट करने का जो हमारे माध्यम है वो यहाँ बैठे लोग हैं. आप सब लोग ट्रेनिंग पर जोर देंगे, आप सब लोग
प्रिपेयर्डनेस पर जोर देंगे। आप सब लोग मॉक ड्रिल्स को ध्यान में लेंगे। आप सब लोग सभी को नीचे तक इसकी ट्रेनिंग डिजिटली कराएंगे, आई गॉट का उपयोग करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, तो निश्चित रूप से हेल्थ सेक्टर एज ए होल विल बी रेडी, prepared to fight against all such odds and disasters। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है और स्वास्थ्य विभाग ने इसमें लीड लिया है और हम इसको आगे बढ़ाएं। और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से राजेंद्र सिंह जी का सहयोग है, वह सहयोग हमें सदा मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और हमको हमेशा एक साथ हैंड इन हैंड आगे बढ़ना है और देश के स्वास्थ्य और अस्वस्थ लोगों की चिंता करनी है। उसमें ये एक आयाम, ये एक एस्पेक्ट हैज टू बी एड्रेस्ड एंड आई फील दैट सामने बैठे लोगों में वो जज्बा भी है, वो इच्छा भी है, वो विलिंगनेस भी है, वो इच्छा शक्ति भी है। तो आप सब जरूर इसमें सफल होंगे और हम हेल्थ केयर, जो हमारा रेजिलिएंट रोबस्ट सिस्टम है, उसको और हम रेजिलिएंट बना सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा थाना सेक्टर 39 में गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने मेट्रो के आगे कूदकर एक युवती ने जान दे दी। युवती की पहचान सिम्मी के रूप में हुई है, जो सेक्टर 39 के सल्लारपुर में रहती थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना सेक्टर 39 ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। सूचना मिली थी कि गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर 25 साल की एक युवती ने मेट्रो के सामने छलांग लगाकर के आत्महत्या कर ली है। जैसी सूचना मिली तत्काल सीनियर अफसर भी पहुंच गए और शव को पंचायत थाना के लिए भेजा गया है। आगे की जानकारी की जा रही है कि ऐसा करने से कोई। खबर लखनऊ से है, जहां लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 11 विषय प्रस्तुत हुए और 11 पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। इन 4 विषयों पर हम आपसे बात करेंगे विशेष रूप से। एक विषय खास तौर से हम आज नया विषय आया है, जिसके लिए मैंने विशेष रूप से अपने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को बुलाया। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति। नहीं, मतलब हाँ, ये बात सही है। औद्योगिक उत्तर प्रदेश स्टेट कैरेज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना एवं विनियमन नीति 2025 की मंत्रिपरिषद ने आज सहमति दे दी। ये हम सब जानते हैं कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, तो उसके साथ साथ बसों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और बसें जहां तहां खड़ी होती हैं। यहां तक कि जो यूपीएसआरटीसी की बसें हैं और जो हमारे पुराने बस अड्डे बने हुए हैं, उनमें भी इतनी जगह है कि उसके बाहर भी बसें खड़ी हो जाती हैं। तो आवश्यकता को देखते हुए आज परिवहन विभाग की ओर से ये विशेष नीति प्रख्यापित की गई है, जिसमें विशेष रूप से प्राइवेट पार्टिसिपेशन के माध्यम से ये व्यवस्था की जा रही है कि 2 एकड़ जमीन पर प्राइवेट बस एक स्टैंडिंग बस अड्डे की व्यवस्था की जाए ताकि गाड़ियां उसमें खड़ी हो सकें। क्योंकि
कहीं न कहीं गाड़ियों को खड़े करने के स्थान होता है और रात में दिन में कहीं न कहीं बसें खड़ी हो जाती हैं, तो उससे दुर्घटना की संभावना भी बढ़ती है और परेशानी भी। इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को शामिल करके इस नीति को आज प्रख्यापित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने इसमें सहमति दी। इसके एक कमेटी बनी है जिले स्तर पर, जिस दिन से इसका शासनादेश प्रख्यापित होगा उसी दिन से लागू होगी। इसमें समिति में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त या नगर निगम के सचिव, विकास प्राधिकरण, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद के या नगर पंचायत के सचिव, संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, संबंधित सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अध्यक्ष नियामक प्राधिकारी, जिलाधिकारी के द्वारा नामित कोई विषय विशेषज्ञ। इस प्रकार से 9 सदस्यीय कमेटी ये इसके सामने एक रास्ता पत्र दिया जाएगा और इस प्रकार की व्यवस्था, ताकि वाहनों को, इस प्रकार की बसों को खड़े करने में असुविधा न हो। जी वो निगोशिएबल है। 5 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 7 किलोमीटर जहां बस जाए उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 2 एकड़ जमीन। ये कुछ बातें हैं प्रिलिमिनरी, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी और ये जिस दिन से इसका शासनादेश प्रख्यापित होगा उसी दिन से ही लागू होगा। ये मंत्रिपरिषद के समक्ष एक पहला विषय आज आया था। दूसरा विषय जिसके लिए हमने आपको खासतौर से आज बुलाया है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति, ये भी अपने आप में बहुत इनोवेटिव है। इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी द्वितीय वर्तमान में आप औद्योगिक विकास देख रहे हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो विशेष रूप से जानकारी दे दें। एक सॉरी, पहले माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि 2 विषय आपके हैं। एक नगर निगम का है जिसमें इसी प्रकार का एक व्यवस्था नगर निगमों में भी की जा रही है, उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है नगर निगम का। और दूसरा एक पावर का है कि हमने जो पावर परचेज करने की व्यवस्था की है लगभग 1600 मेगावाट की, जिसमें से व्यवहारिक रूप से हमको 1500 मेगावाट मिलेगी। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।